बापू गए नहीं, बापू जाते नहीं, बापू जा नहीं सकते। साबरमती के संत बापू महात्मा गांधी, भारत की पहचान, भारत का सम्मान, अपने आदर्शों पर अड़े रहने वाले बापू, असत्य, हिंसा, असमानता के खिलाफ लड़ते रहने वाले बापू। बापू इस देश की हवाओं में घुले हुए हैं, मिट्टी में मिले हैं बापू, आज भी जिंदा है वो। जरूरत है तो बस उन्हें देखने की, समझने की और उन्हें पहचानने की, अपने आप में और अपने आसपास हर इंसान में। बापू जिंदा है उन सब में जो सेवा, सत्य और कर्म के प्रति समर्पित है। यदि ऐसा ना होता तो कोई सुनीता कृष्णन महिलाओं पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज न उठाता, कोई सिंधुताई अनाथ बच्चों की मां न बन जाती, कोई नील घोष भूख से तड़प रहे लाखों लोगों का पेट न भरता, कोई कैलाश सत्यार्थी बाल श्रम के खिलाफ आवाज न उठाता और कोई अपना घर शायद इस देश में न बन पाता। देवियों सज्जनों, ये हमारा और इस मंच का सौभाग्य है कि गांधी जी के जीवन आदर्शों पर चलने वाले निस्वार्थ समाज सेवी और मानवता के प्रतीक ऐसे और कई नाम हैं जो कौन बनेगा करोड़पति कर्मवीर का आधार रहे। आज ये अद्भुत संयोग ही है कि कौन बनेगा करोड़पति के इस नए दौर में कर्मवीर का प्रारंभ गांधी जयंती के पावन अवसर पर हो रहा। आज फिर वही मौका है जब हम मानवता के इन सेवकों से मिलकर अपने अंदर बापू के आदर्शों को जमा सकते हैं, जगा सकते हैं, क्योंकि बापू आज भी हम सब में जिंदा है। बहुत बहुत बधाई। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज गांधी जी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस है। देश की इन दोनों महान विभूतियों को शत शत नमन कर हम आज का खेल प्रारंभ करते हैं। आज इस खास दिन में हम मुलाकात करेंगे एक समाज सेवी संस्था आजीविका ब्यूरो के संस्थापक राजीव खंडेलवाल और कृष्ण अवतार शर्मा जी से। गांवों से शहरों में जाने का जो पूरा ये चक्र है, इसमें कई सारी हार्डशिप्स इन मजदूरों की छिपी हुई है। और इसके लिए अगर हम कुछ कर सकें, उस इक्वेशन को थोड़ा बेहतर करने के लिए, विशेषकर ग्रामीण मजदूरों की शहरों में, इस दृष्टि से हमने आजीविका के बारे में सोचा और इसकी शुरुआत की। ये संस्था देश के अनगिनत माइग्रेंट वर्कर्स को सम्मान से जीने का अधिकार, साधन और सुविधाएं दिलाने में कार्य पूरी तरह से कर रही और समर्पित भी। लेकिन उससे पहले हम कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट तनिषा अग्रवाल जी के साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। तालियों के साथ तनिषा अग्रवाल जी का स्वागत किया जाए। देवियों सज्जनों, नमस्कार। नमस्ते सर। तनिषा जी दिल्ली में इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो एक लाइफलाइन की मदद से इन्होंने 40,000 रुपए जीत लिए थे। तनिषा जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। साथ में आपके प्रतिदेव यहाँ आए हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपको भी नमस्कार करता हूँ और आपका स्वागत। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, जो हमने वीडियो बनाया हुआ है तनिषा जी के ऊपर, उसको चलाया जाए, देखें आपके बारे में।
मैं पिछले 5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एन इंस्पेक्टर वर्क कर रही हूँ। कैश डिपॉजिट पिछले साल के सेम टाइम ड्यूरेशन में उतना नहीं है। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। अरे आज तो बहुत लेट हो रहे हैं ऑफिस जाने में। आपको इतना अच्छा ब्रेकफास्ट भी तो बना के खिलाया सुबह सुबह, लेट तो होंगे ही थोड़ा सा। मैं और मेरे हस्बैंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही मिले थे। हम दोनों की पोस्टिंग कोइंसिडेंटली एक ही साथ हुई थी। चलो मैं बॉस को बोल दूंगा आज, ठीक है, कि सर आज बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बना था तो मैं लेट हो गया। इनिशियली हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बट स्लोली एंड स्टेडीली हम एक दूसरे से बात करने लगे, फिर हमें अच्छा लगने लग गया और फिर हमने अपने पेरेंट्स को कन्वे कर दिया एंड फिर 3 साल के बाद हमारी शादी हो गई। इसकी बचपन की फोटो देखी हो, ये स्कूल में ट्रॉफी देखी स्कूल की, कि इतनी ट्रॉफियाँ ले रही है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई में हमेशा से ही मेरी रुचि रही है। बचपन से ही मैंने क्लास में फर्स्ट सेकंड ऐसे ही रैंक्स लेना शुरू कर दिया था। सो आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन माय ग्रेजुएशन एंड देन इन माय पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो आई डिड माय पोस्ट ग्रेड फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मुझे वहाँ पर भी गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हस्बैंड वाइफ जो कहते हैं कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, मेरे केस में ये है कि वो मेरे कंधे से ऊपर ही हैं। सारे गुण हैं तनिषा में और हमें तनिषा को पाकर हम बड़ा ही अपना गौरव महसूस करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति से अगर मैं एक अच्छी धनराशि जीतती हूँ तो मेरा सपना है कि मैं एक बड़ा सा घर लेना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स के लिए और अपने इन लॉज के लिए, जहाँ पर हम लोग सब साथ में रह सकें। बिकॉज उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये चांस मिलना चाहिए कि वो अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर पाए। बहुत बहुत बधाई आपको तनिषा जी। थैंक यू सर। तो तनिषा जी, क्षमा प्रार्थी हूँ, जब भी हम लोग इनकम टैक्स का नाम सुनते हैं ना तो घबराहट शुरू हो जाती है हमारी। आमतौर पर जितने कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं वो कहते हैं सर हमको बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। मैं बहुत ही घबराया हुआ हूँ आपको अपने सामने पा करके, क्योंकि इनकम टैक्स जो है ना सर, न जाने क्यों ऐसा लोग समझते हैं। सर ये एक धारणा बना रखी है लोगों ने कि इनकम टैक्स वाले बस कभी भी किसी के भी घर घुस जाते हैं, रेड कर देते हैं और हैरेस करते हैं लोगों को, जबकि ऐसा कुछ नहीं है सर। एक बहुत ही नॉर्मल सा डिपार्टमेंट है, जैसे बाकी सारे विभाग हैं वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है पूरे कायदे कानून के साथ। और खासकर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स जो हैं सर, आप तो वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग पर्सन है, आप जैसे लोगों को डरने की क्या जरूरत है। लेकिन हमारे यहाँ भी हर दूसरे तीसरे महीने कुछ आ जाता है, एक समन या एक नोटिस। अच्छा हाँ सर मैं बोलूंगी उनको, आपको परेशान ना करें। प्लीज उनको आप बोल दीजिएगा हमारी तरफ से, हाँ, हमारी बिल्कुल। पैरवी कर दीजिएगा। सर मैं अपनी पंक्तियां बोलना चाहती हूँ जी। तो अर्ज किया है, बैठे हैं आज आपके सामने इस मंच पे, ये खुदा की रहमत है। बैठे हैं आज आपके सामने इस मंच पे, ये खुदा की रहमत है। आपका नूर किसी चांद से कम नहीं, इस बात से मेरी ये शो देख रहा हर शख्स सहमत है। वैसे तो आए हैं बहुत इस माया नगरी में अपना हुनर दिखाने को, मगर यूं किसी को इस कदर अपने दिल में बसा लेना हमारी फितरत नहीं, हमारी मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। बहुत सारी तारीफ कर दी आपने तनिषा जी। सर मैं जानती हूँ इसका कि- हकदार नहीं हूँ मैं। नहीं सर मैं जानती हूँ आपको अपनी तारीफ सुनना ज़्यादा पसंद नहीं है और आप बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ हैं, आपको लगता है कि आप इतने तारीफ के काबिल नहीं है। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, जब हम आपको देखते हैं, अभी तक मैं सिर्फ टीवी पे देखती थी, मूवीज में देखती थी, तो लगता था बहुत अच्छे एक्टर हैं, सदी के महानायक हैं। पर यहाँ देखती हूँ ना सर, तो ऐसा लगता है सिर्फ एक्टिंग नहीं है, आप एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी इतनी इन्फ्लुएंशियल, इतनी कैरिज्मेटिक है कि मतलब आप जब चल के आते हो सेट पे तो लगता है सच में कोई शहंशाह चल के आ रहे हैं। और जब आप बोलते हो ना सर, तो मतलब आम लाइनें इतनी खास हो जाती हैं जैसे हमें बात करनी है आपकी, आप हमारी बात किए चली जा रहे हैं, नहीं, हमको सर, अच्छा प्लीज। नहीं लग रहा है। पतिदेव जी बताइए क्या, कैसे आप चुप करवाते हैं इनको? सर नहीं कराते, सुन नहीं करा सकते ना, प्लीज शांत हो जाइए तनिषा जी। हाँ, सर, अच्छा सुनिए, अब हमारी बात सुनिए। हाँ। मैंने देखा कि आप बार बार अपने नाक को ऐसे छूती हैं, क्यों? सर आदत है शायद। आदत हो गई, फिर से छूइए। वाह क्या बात, इतने बड़े नाखून कैसे उगाया है आपने इनको? और क्यों आपने इतने बड़े नाखून रखे हैं? भाई साहब देखिए, आपकी तरफ से बोल रहा हूं मैं, कभी कभी ये Protection के लिए, बहुत सर, गलत self काम के लिए defense। इस्तेमाल।
सेल्फ डिफेंस के लिए रखी है मैंने ये। सेल्फ डिफेंस? हाँ। अरे इनकम टैक्स ऑफिसर को सेल्फ डिफेंस कहाँ चाहिए? सर बहुत ज्यादा चाहिए हमको नहीं self नहीं नहीं, defense। बिल्कुल नहीं। आपका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। हम जो हैं सब इधर काट के रखते हैं, एक छुटकी उंगली जो है उसको थोड़ा बढ़ा के रखते हैं। क्यों? कोई नाखून से कुछ कागज वागज अच्छा, निकालना कुछ हो, निकालना हो। कोई कील निकालना हो, कोई कुछ बॉक्स साफ वॉक्स करना खोलने हो, के भी काम में आ जाते हैं। कान को खुजवा इसलिए उसको थोड़ा बढ़ा के रखते हैं। ओके, ऑलराइट। तनिषा जी, अब हम आपके साथ खेल की शुरुआत करेंगे। सारे कानून तो आपको हमने कल बता दिए थे, जितने भी नियम हैं खेल के। Right, sir। केवल आज जो है हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बदल जाते हैं। तो देवियों सज्जनों, हमारे आज की जो एक्सपर्ट हैं वो गांधी जी के आदर्शों पर चलने का एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। वो एक मिसाल है डॉक्टर शोभना राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्ण स्कोप यानी गांधीयन फोरम फॉर एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ये चीफ फंक्शनरी हैं। ये पिछले 40 वर्षों से गांधी जी की विचारधारा को समाज सेवा के द्वारा जन जन तक पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान देती आ रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें 2010 और 2012 का एमिनेंट सिटीजन खिताब भी मिल चुका है। अब मैं चाहूँगा कि शोभना जी हमारे सामने आए। डॉक्टर शोभना जी, प्रस्तुत होइए हमारे साथ। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। सादर प्रणाम श्रीमान अमिताभ बच्चन जी। हमारे सामने आज बहुत जी बोलिए। मैं जन जन तक गांधी जी को वो अपने दिल में उतारे, समझ सके, उनको समग्रता से जाने, ये मैं प्रयास कर रही हूँ। और अब जो कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है, तो मैं गांधी जी की जो शैली है, जीवन शैली, स्वास्थ्य और मेंटल वेलबींग की, उसके बारे में मैं बहुत सारी बातें लोगों को बताती हूँ, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शोभना जी। आपके विचार सुन करके हम बहुत उत्सुक रहेंगे कि जब आप इस धारणा पर आपके विचार आएंगे तो हम उसे अवश्य सुनेंगे और उनका पालन करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन डॉक्टर शोभना राधाकृष्णन। इसी के साथ खेल का शुभारंभ करते हैं। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। क्लच प्ले। आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। रेडी तनिषा जी? 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2015 में स्थापित कौन सी होल्डिंग कंपनी वर्तमान गूगल की मूल कंपनी है? Which holding company founded in the year 2015 is the parent company of Google? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A, नंबर इंक, B, सिंबल इंक, C, इमोजी कंपनी, या D, अल्फाबेट इंक। सर डी अल्फाबेट इंक। D, अल्फाबेट इंक। श्योर है? कॉन्फिडेंट? ताला लगाने लायक? कमेटी महाशय, डी पे ताला लगाइए। You're absolutely right, तनिषा जी। बड़ा मुश्किल प्रश्न था लेकिन बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कहाँ से मिली आपको ये जानकारी? सर पढ़ा है वो Google। इनकम टैक्स पढ़ते पढ़ते ये भी पढ़ लिया। ओके, ऑलराइट। तनिषा जी आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। तैयार हैं? यस सर। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मालगुजारी किस प्रकार का कर था? What type of tax was मालगुजारी? ये तो आपका इम्तिहान हो गया। सर था प्रेजेंट। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, एक्साइज ड्यूटी, बी, इनकम टैक्स, सी, लैंड रेवेन्यू, या डी, वेल्थ टैक्स। उत्पाद शुल्क, आयकर, भू राजस्व, या धन कर। सर ए लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि माल है तो मे बी कुछ सामान से रिलेटेड होगा, बट आई एम नॉट श्योर। ए लग रहा है। उत्पाद शुल्क, माल गुजारा, इनकम टैक्स तो नहीं होगा, वेल्थ टैक्स भी नहीं होगा, लैंड रेवेन्यू
इत्मीनान से सोच लीजिए। चल पड़ी जी, चल पड़ी हैं। सर ए और साइज- 23 सेकंड रह गए। अगर आपके मन में संदेह है तो आपके तीन लाइफलाइन बाकी हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर किसी को नहीं आएगा ये। एक साइज ड्यूटी। सर 50-50। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। अंत समय में आकर के तनिषा जी कह रही हैं एक लाइफलाइन लेंगे। 50-50 लाइफलाइन लेंगे। कंप्यूटर जी इसको अंकित किया जाए। ये अंकित हो गई है और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बताइए जहां जा रही थी आप, वो चला गया। चल पड़िए घड़ी, जल्दी लैंड बोलिए। रेवेन्यू सी, हैं? लैंड रेवेन्यू। सॉरी, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू सी पे ताला लगाया जाए। बच गई आप, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह। मालगुजारी 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में भूमि राजस्व की एक प्रणाली थी जिसमें एक मालगुजार यानी रेवेन्यू कलेक्टर को ब्रिटिश अधिकारियों और किसानों के बीच एक कड़ी के रूप में नियुक्त किया गया था ताकि किसानों से भू राजस्व एकत्र किया जा सके। आपने यहां सही उत्तर दिया। एक्चुअली मैं बताऊं, मेरे सामने आज 2 कंटेस्टेंट बैठे हैं। एक आप हैं, एक आपके पतिदेव हैं। जो भी आपके अंदर चल रहा है वो उनके अंदर भी चल रहा है। आपने सही उत्तर दिया, ऐसे हो गए वो एकदम। आगे बढ़ते हैं तनिषा जी। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। ये है 3,20,000 रुपए का, है खेल का दूसरा पड़ाव। इसको प्राप्त करने के लिए आपको सही उत्तर देना पड़ेगा और यहां पर चांस बिल्कुल ना लें। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इनमें से कौन कृष्ण के एक प्रिय मित्र थे जिन्हें कृष्ण ने वृंदावन में अपना संदेश वाहक के तौर पर भेजा था? According to Hindu scriptures, who among these was a close friend of Krishna who was sent to Vrindavan as his messenger? विकल्प आपके सामने ये रहे। ए भूपेश, बी उद्धव, सी नवीन या डी अशोक। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? 1-2 लाइफलाइन, आस्क द एक्सपर्ट या वीडियो अ फ्रेंड। सर आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट, ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए और हमारे आज के इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से संपर्क किया जाए। शोभना जी नमस्कार एक बार फिर। देखिए, प्रणाम जी प्रणाम। शोभना जी, अभी मैं आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा और उसके 4 विकल्प हैं। आपको उत्तर देना है। केवल 60 सेकंड मिलेंगे आपको। जी। ओके। शोभना जी, प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इनमें से कौन कृष्ण के एक प्रिय मित्र थे जिन्हें कृष्ण ने वृंदावन में अपना संदेश वाहक के तौर पर भेजा था? According to Hindu scriptures, who among these was a close friend of Krishna who was sent to Vrindavan as his messenger? ऑप्शन पढ़ने जा रहा हूं और घड़ी भी चल पड़ेगी। ए भूपेश, बी उद्धव, सी नवीन, डी अशोक। सूरदास जी का एक पद है, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, इसीलिए बी उद्धव सही उद्धव। उत्तर है। और कुछ पूछना चाहिए इनसे आप? उद्धव नहीं। उद्धव थैंक यू। बी उद्धव। जाएंगे आप उद्धव के साथ? कबीर महाशय, शोभना जी ने राय दी है तनिषा जी को कि बी उद्धव पे ताला लगा दें। वो लगा दीजिए। शोभना जी आप बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। ₹3,20,000 आपने जीत लिए हैं। उद्धव श्री कृष्ण के प्रिय सखा और बृहस्पति के शिष्य थे और उद्धव कृष्ण के मंत्री भी थे। बिल्कुल सही उत्तर। और ₹3,20,000 का ये जो चेक है, ये मुझे आपको लिख करके देने में बहुत ही आनंद आ रहा है। सर ये चेक शायद मैं इन कैश ही ना करवाऊं,
आपका सिग्नेचर रखूंगी अपने पास। आजकल सिग्नेचर जो है उम्र की वजह से आड़ा टेढ़ा आ जाता है। 3,20,000 रुपए का ये चेक है, ये भी आप देख लीजिए। और बहुत ही सुरक्षित रख रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं खेल अभी काफ़ी बाकी है और हम चाहते हैं कि 3 लाख से आगे आप जाएं। तनिषा जी, अब कुछ चीज़ें आपको बता दूं। एक तो चल पड़ी जी, शांत हो जाएंगी, समय मिलेगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और यहाँ हमारा जो सप्तकोटि द्वार है, जैकपॉट प्रश्न, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, वो द्वार खुल जाता। ये देखिए द्वार खुल गया है 7 करोड़ रुपए का। अब ये आ रहा है 11वां प्रश्न। एक लाइफलाइन अभी भी बची आपकी। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। तनिषा जी, ये रहा। इनमें से क्या एक संकीर्ण भौगोलिक गलियारा, नैरो जियोग्राफिकल कॉरिडोर है, जिसे चिकन्स नेक नाम से भी जाना जाता है? Which of these is a narrow geographical corridor, also known as Chicken's Neck? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, वखान कॉरिडोर, बी, गलवान वैली, सी, नाथुला कॉरिडोर, डी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चिकन्स नेक। सर डी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चोट? यस फाइनल उत्तर आपका? यस कॉन्फिडेंट है एकदम? यस, क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए। कबीर महाशय, डी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे ताला लगाइए। तुरंत आपने जवाब दे दिया, क्यों लगा आपको? सर पढ़ा है, पढ़ा चिकन्स है? नेक बहुत पतली सी एक नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करती हुई जगह है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में कनेक्शन की भी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन एंड उस सब की। सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड तनिषा जी। 6,40,000 रुपए जीत गई आप। सिलीगुड़ी कॉरिडोर नेपाल और बांग्लादेश के बीच पश्चिम बंगाल में भूमि का एक बहुत ही नैरो स्ट्रेच है, जो भारत के पूर्वोत्तर भाग को शेष भारतीय क्षेत्र से ये जोड़ता है। चूंकि ये कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत के लिए एकमात्र जमीनी लिंक है, इसलिए ये रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑलराइट तनिषा जी, अब आ रहा है 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपए इसका मूल्य है। एक लाइफलाइन अभी भी बची है, 3 चली गई है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तनिषा जी, कौन सी एथलीट बचपन में पोलियो ग्रस्त होने के बावजूद 1960 के ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीती थी, जो इस खेल के इतिहास में अभी तक का एक असाधारण प्रदर्शन माना जाता है? Which athlete paralyzed with polio when she was a child won 3 gold medals at the 1960 Olympics that remains a standout performance in the history of the games? Option suniye. A, Wilma Rudolph. B, Fatma Omar. C, Trisha Zorn. D, Tracy Ferguson. अभी नाम ही नहीं। Trisha Zorn, Tracy Ferguson, Fatma Omar, Wilma Rudolph. एक लाइफलाइन बची है। सर डी लग रहा है। वीडियो अ फ्रेंड। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत नीचे ले आएंगे 3,20 पर। पोलियोग्रस्त होते हुए भी बावजूद 3 स्वर्ण पदक जीते थे। सर लाइफलाइन यूज। लाइफलाइन करेंगे? ऑलराइट। कबीर महाशय, तनिषा जी अपनी जो आखिरी बची हुई लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसे अंकित किया जाए। और तनिषा जी, आपने वीडियो कॉल के लिए अपने कुछ नाम दिए थे, वो ये रहे। हेमंत है, मॉम इन लॉ है, सचिन है, मॉमी है, डैड है। सर हेमंत जी को कॉल करना चाहूंगी। हेमंत एकदम ऊपर जो है, क्या कर रहे हैं ये सर कैग में है और आपको लगता है पता होगा इनके पास? ऑलराइट। तो कबीर महाशय, हेमंत जी को वीडियो कॉल लगाया जाए।
हेमंत जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से। तनिषा अग्रवाल जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और ये अभी आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे। उसके 4 ऑप्शंस हैं और आपको केवल 45 सेकंड मिलेंगे सही उत्तर देने के लिए। रेडी? तनिषा जी आप पढ़ेंगी प्रश्न, आप ऑप्शंस देंगी। आपका समय शुरू होता है अब। हेमंत, किसको पैरालाइज हो गया था पोलियो से बचपन में एंड फिर 3 गोल्ड मेडल जीते 1960 ओलंपिक्स में? ठीक है, ए विल्मा रडोल्फ, बी फातिमा उमार, सी त्रिशा जॉन, डी ट्रेसी फर्ग्यूसन। ए विल्मा रडोल्फ, बी फातिमा उमार, सी त्रिशा जॉन, डी ट्रेसी फर्ग्यूसन। जल्दी। पैरालिसिस हो गया था एंड देन गोल्ड जीते 3 1960 ओलंपिक्स। ट्रेसी फर्ग्यूसन लग रहा है मुझको, कुछ उम्मीद है? I think correct option is option A, Wilma Rodolph. उनका समय समाप्त हो गया। कहां जाएंगे आप? सर विल्मा रडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ, राइट। फाइनल उत्तर आपका। कंप्यूटर महाशय, विल्मा रुडोल्फ की सलाह मिली है इनको, इसे लॉक किया जाए। ओहो, हेमंत जी आप क्या करते हैं हेमंत जी? सर कैग में है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है। तो ये खेल कूद के मामले में इनको जानकारी है बहुत। सर शिव खेड़ा का एक नॉवल पढ़ा था, शिव खेड़ा ने कुछ बताया था विल्मा रॉडल्फ के बारे में, मुझे थोड़ा सा रिकलेक्ट हो रहा है। ओके, सुरेंद्र जी आपको क्या लग रहा है, ये सही है या गलत जो राय मिल रही है? लग रहा है सही है। हाँ जी, लग रहा है सही है। खेलना चाहिए, सही है। चलिए आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू हेमंत, थैंक यू सर। पूरी रात में पढ़ाई करी है इन्होंने आज के लिए। हेमंत जी ऐसे खेल रहे हैं जैसे 12:50 सीधे उन्हीं के पास पहुंच गए हो। बहुत बहुत बधाई आपको हेमंत जी, वेल डन, वेल डन। मुझे बहुत कम लोग जो ऐसे आते हैं ना वीडियो कॉल में इस तरह का रिएक्शन देते। मैंने तो पहली दफा देखा है इस तरह का रिएक्शन देते। नहीं सर, आपको देख के रिएक्शन क्या आएगा? थैंक यू सो मच। ओह गॉड। विल्मा रुडोल्फ एक अमेरिकी धावक थी। 1956 और 1960 के ओलंपिक खेलों में क्रमशः कांस्य और 3 स्वर्ण पदक जीतकर ये ट्रैक और फील्ड इवेंट के रिकॉर्ड धारी ओलंपिक चैंपियन और अंतर्राष्ट्रीय खेल आइकॉन भी। बचपन में इनको पोलियो हो गया था, बट शी फॉट। पोलियो उनसे दूर हुई, वो अपने आप को पोलियो के हो गई फिर। अपने प्रयत्न से उन्होंने कहा कि नहीं मैं कोशिश करूंगी, और उन्होंने प्रयत्न किया और उसके बाद परिणाम आप देख रही हैं। 12:50 आपकी जेब में आ गए हैं और पतिदेव ने भी कहा कि यह सही उत्तर होना चाहिए। अब आ गया है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। तनिषा जी, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। अगर आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हों कि आपको इसका उत्तर मालूम है तो ही हम आपको राय देंगे खेलने की। कई बार लोग यहाँ पर चांस ले लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं और अच्छी खासी रकम को खो देते हैं। नीचे गिर जाइएगा आप 3-20 पर अगर गलत हो गया। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। तनिषा जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से स्वतंत्रता सेनानी 2 खंडों में विभाजित पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1942 1920 से 1942 के लेखक हैं? Which of these freedom fighters is the author of the 2-volume book The Indian Struggle 1920 to 1942? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, बहुत ही इत्मीनान से सोच समझ कर खेलिएगा। ए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। डी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। सबके साथ बहुत ही प्रचलित जाने माने नाम। कौन से स्वतंत्रता सेनानी 2 खंडों में विभाजित पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1942
के लेखक हैं। ए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। सर डी लक्ष्मी सहगल लग रहा है, इतना बड़ा रिस्क। लक्ष्मी सहगल। कोई लाइफलाइन नहीं है तनिषा जी आपके पास। गेस वर्क चलता नहीं है, लेकिन अगर आप खेलना चाहें और गेस करना चाहें हम आपको रोकेंगे नहीं। ना मालूम हो तो आमतौर पर हम सलाह देते हैं कि आप क्विट कर सकती हैं। 1250 आप जीत रही हैं। क्विट करेगी, सही उत्तर नहीं मालूम। ओके, ये आपका फाइनल उत्तर? ओके, अंतिम निर्णय ले लिया है तनिषा अग्रवाल जी ने, कंप्यूटर जी, और ये खेल को क्विट करेंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम। आपको हम अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपको तनिषा जी, 12,50,000 रुपए जीत लिए हैं। तो ये जो 12,50,000 रुपए हैं, यहां पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 12,50,123 12,50,000 रुपए गया, कंफर्म किया और ये शीघ्र से शीघ्र आपके अकाउंट में पहुंच गया। अब जाने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। सर डी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। डी कैप्टन लक्ष्मी सहगल पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द रॉन्ग आंसर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कोई पढ़ा ही नहीं है सर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज द कहाँ से राइट आंसर। ढूंढा द है इंडियन क्वेश्चन? स्ट्रगल फ्रॉम 1920 टू 1942 किताब में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के 1920 से 1942 के इतिहास का वर्णन है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसे आजादी के बाद 1948 में प्रकाशित किया जा सका। सर बहुत सारी नॉलेज अभी गेन करनी बाकी है, ऐसा लगता है। इतना पढ़ना भी काफी नहीं है। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर तनिषा जी, आपसे मिलकर बात करके आज गांधी जयंती के अवसर पर हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपसे हम विदाई लेंगे तनिषा जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड अ बिग हैंड फॉर तनिषा फॉर बीइंग विद अस सो लॉन्ग। थैंक यू सो मच तनिषा जी। थैंक यू सर। नमस्कार। हाँ यार, थैंक यू। देवियों सज्जनों, बात इसी साल मई जून की है। गर्मी अपने चरम पे थी, आसमान में सूरज आग उगल रहा था, नीचे सड़कें गर्मी से पिघल रही थी। इन सड़कों पर चलना तो दूर, बाहर निकलना मुश्किल था। ऊपर से लॉकडाउन, न खाने पीने का सामान की सुविधा, न गाड़ियों की आवाजाही, सब कुछ बंद। ऐसे में हमने लाखों की तादाद में लोगों को नंगे पांव चिलचिलाती धूप में चलते देखा। अपने बेजान थके बच्चों को मीलों मील कांधे पर लाद कर चलते देखा। अपना ठौर ठिकाना, अपना आशियाना सब छोड़कर बस चलते देखा। हर चेहरे पर दुख था और आंखों में आंसू। इंसानों का ये रेला बस चला जा रहा था। कुछ घर से निकले घर जाने के लिए, लेकिन घर तक पहुंच नहीं सके। बिखरी रोटियों और छितरी चप्पलों के साथ उनके सपने भी सड़कों और पटरियों पे बिखर गए। जिन कंधों ने शहर की इमारतों की ईंटें उठाई थी, उन्हें ही कंधा नसीब नहीं था। ये वो जख्म है जिसका घाव भले ही वक्त के साथ सूख जाए, लेकिन इसका दर्द हमेशा दिल में रहता है। वक्त पे वक्त ये हर इंसान को बेचैन कर देता है, विचलित कर देता है। ये कहीं ना कहीं अपनी लाचारी
और मजबूरी पर शर्मिंदगी का एहसास दिलाता है। ऐसे में फिर से उठना और नई नींव खड़ी करना, नए सपने बुनना, मनोबल फिर से मजबूत करना तभी संभव हो पाता है जब कोई मदद का, सहारे का, सहानुभूति का और हौसले का हाथ आगे बढ़ाता है। आजीविका वो हाथ है जिसने ऐसे कई माइग्रेंट वर्कर्स का हाथ थामा ताकि वो सम्मान के साथ फिर से अपने सपने जोड़ सकें। गांवों से शहरों में जाने का जो पूरा ये चक्र है, इसमें कई सारी हार्डशिप्स इन मजदूरों की छिपी हुई थी। उसको किसी ने देखा भी नहीं और इसको किसी ने समझा नहीं। तो आजीविका ब्यूरो ने इस पूरी सच्चाई को थोड़ा सा धीरे धीरे समझना शुरू किया, ये जानने की कोशिश की कि किस तरह की परेशानियाँ, किस तरह के इश्यूज, किस तरह की समस्याएँ इन माइग्रेंट वर्कर्स को होती है। उस तरह की इश्यूज़ को हमने आइडेंटिफाई करके उनके समाधान और उस तरह की सेवाएं खड़ा करना शुरू की। पैसा तो खैर थोड़ा बहुत मिल जाता है अपने परिवार को चलाने के लिए, लेकिन हर तरह के गुजारे की एक कीमत है। वो कीमत बहुत भारी उन्हें चुकानी पड़ रही है। वो कीमत उन्हें अपने शरीर, अपने अधिकारों, अपने रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इन सब से चुकानी पड़ती है। और इसके लिए अगर हम कुछ कर सकें, ये जो इक्वेशन है विशेषकर ग्रामीण मजदूरों की शहरों में, उस इक्वेशन को थोड़ा बेहतर करने के लिए इस दृष्टि से हमने आजीविका के बारे में सोचा और इसकी शुरुआत की। पिछले 15 सालों से 5 लाख से भी ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए निस्वार्थ काम करने वाले कर्मवीर आजीविका ब्यूरो के संस्थापक राजीव खंडेलवाल और कृष्ण अवतार शर्मा जी का तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। सर, आज के हमारे कार्यक्रम कर्मवीर में आपका बहुत बहुत स्वागत। राजीव खंडेलवाल जी और कृष्ण अवतार शर्मा जी, आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हो रही है। हमें बताइए, ये पिछले 5 महीने जो थे, ये कोविड के ज़माने में कैसे गुजरे? ये पिछले 5 महीने हमारे लिए बहुत ही व्यस्त जी और बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहे जी, क्योंकि हमारी भी तैयारी नहीं थी कि ऐसी स्थितियाँ, क्योंकि ये अप्रत्याशित एक तरह से घटना हुई। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, क्योंकि हम एक मजदूरों की हेल्पलाइन चलाते हैं, जैसे ही लॉकडाउन हुआ उस पर लगातार एक तरह से फ़ोन कॉल्स का बम्बार्ड हो गया। जिस हेल्पलाइन पर 200 कॉल प्रतिदिन आते थे, उस पर तुरंत 1000 कॉल्स आने लगे। ये बहुत सी ये जो बातें थी, ये चर्चा का विषय बन गई। और आपने देखा होगा पत्रकारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा उनकी जो दुर्दशा थी वो प्रतिदिन हमको देखने को मिलती थी। तो आपके मन में ऐसे समय में क्या गुजर रहा था? एकदम सही कह रहे हैं, और बल्कि चर्चा का विषय बनी शायद इसी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ हैं, है ना। मतलब हमारे अनुमान और देश के जो शोधकर्ता हैं उनके अनुमान कहते हैं ये संख्या लगभग 14 करोड़ लोग हैं। ये 14 करोड़ ये 14 करोड़ लोगों का समूह है। एक पैंडेमिक की क्यों ज़रूरत पड़ी इनके बारे में इतनी जागरूकता फैलने की, ये पहले क्यों नहीं सामने आए? मैं चाहूँगा सर, आप हमारे साथ एक सूरत का दृश्य देखें। आप देखें वहाँ की किस तरह की स्थितियाँ हैं मजदूरों की और क्यों उनके लिए वहाँ से निकलना लाजमी था। ये सूरत के पावर लूम्स में रह रहे उड़िया श्रमिक हैं। ये हॉल है, लगभग इतना होगा जितना बड़ा हमारा ये स्टूडियो का घेरा है, थोड़ा इससे बड़ा और इतना मान लीजिए, छोटा ही होगा, है ना। इतने क्षेत्रफल में 50-50 की पारी में 2 बार 100 लोग रहते हैं। इनके पास एक शौचालय है, वहीं खाना पकता है, वहीं ये लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ वो 50-50 की पारी खत्म हुई, 100 लोग एक छत के नीचे आ गए।
शौचालय के लिए अगर बाहर जाना चाहें तो तुरंत पीटे जाते। घर के अंदर अनाज और राशन की पूर्णतः समाप्ति, जी पीने का पानी नहीं। ऐसे में इनके पास विकल्प क्या था? विकल्प यही था कि निकलें और बाहर आएं। बाहर निकलकर अगर इन्हें अपराधी घोषित किया जाए कि इन्होंने अवहेलना की आदेश की, इन्होंने धज्जियां उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म की, वो कितना गलत नैरेटिव होगा। जी, मुझे लगता है, मैं क्षमा चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी जो दुविधाएं थी, इसके पक्ष में भी कह सकते हैं और इसके विरोध भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग तो रोक रहे थे इनको, उनको ये डर था कि ये दूसरे प्रांत से आ रहे हैं, हो सकता है ये बीमारी जो है हमारे प्रांत में ले आए, तो कुछ ये भी वजह हो सकती है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि उनके साथ ये दुर्व्यवहार तो अवश्य हो। अब देखें कि जब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जब बाहर से लोग आए जी, तो हमने क्या किया? हमने टेस्टिंग की, हमने कुछ प्रोटोकॉल निर्धारित किए और उनको अंदर आने दिया। जी, यही जो शिष्टाचार है हमें अपने अंदरूनी जो प्रवासी थे उनके प्रति भी देना चाहिए था। लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर जो एक रुकावट खड़ी की गई, वो उनकी असुविधा ही नहीं, उनको एक तरह से उनको पीछे ले गई है, उनके मनोबल को और उनके इस देश में स्थान को पीछे ले गई है। बड़ा मुश्किल ये एक स्तर था और आप लोगों ने कैसे इसे संभाला, क्या किया? लेकिन सर मैं एक बात कहूँगा जी, जितनी अभूतपूर्व हमने स्थितियाँ देखी, उतना ही अभूतपूर्व हमने एक ये ललक देखी लोगों में कुछ करने की। जी जी, मतलब बहुत बड़े स्तर पर युवा लोग खड़े हो गए मदद के लिए। अनेक संस्थाएं हैं जो रातों रात उन्होंने हेल्पलाइंस शुरू कर दी। जी, कई नागरिक समूह हाईवेज पर खाना देने के लिए, वितरण करने के लिए तैयार हो गए। जी जी, कई लोग, आपने खुद, मुझे मालूम है, आपने शायद 4-5 लाख लोगों को भोजन करवाया। आपने कितने लोगों के लिए फ्लाइट्स की सुविधा की, जिनके अरे भाई पास साहब, ये सब समाचार आप वो कहाँ से मिल रहा है? हमारे तो ताज्जुब हो रहा है। हमारे भी साधन हैं तो जिनके पास साधन थे और जिनके पास नहीं थे, सब आगे आए। आज गांधी जयंती का दिन है जी, और मैं मानता हूँ कि वो जो सबसे बड़ी पूंजी है हमारी इस सेवा भाव की, जो बची हुई है, जो इस दौरान हमको दिखी, तो दुर्दशा थी लेकिन एक स्वेच्छा भी दिखी और उसे हमें बचाना चाहिए। जी, ये सही है कि बहुत से लोग आगे आए, उन्होंने अपना योगदान दिया लोगों के लिए। अब अपनी बात करने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन पता चला कि ये जो वर्कर्स हैं, ये लोग अपने घर जाना चाह रहे हैं, ये जा नहीं पा रहे हैं। कुछ बसेस का इंतज़ाम किया, फिर हमने सोचा कि अगर ज़्यादा संख्या तो एक ट्रेन बुक कर देते हैं, तो हमने ट्रेन बुक करी। उधर उत्तर प्रदेश जा रही थी, उन्होंने कहा सर यहाँ ट्रेन आना बंद हो गया है। हम बड़ी दुविधा में पड़ गए। हमने कहा यार अभी 2000 लोगों को हमने बुला के रखा है, तो हमने तुरंत 6 हवाई जहाज़ चार्टर किया और धीरे धीरे सबको हमने, गोरखपुर है, इलाहाबाद है, पटना है, इधर जगह सब भेजा। लेकिन सब लोगों ने मिल करके इसमें काम किया। इस बात को सुन करके हमें बड़ी हमको अच्छा लगा। सब जगह से लोग कुछ ना कुछ योगदान कर रहे थे। तो ये सही है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन देश जो है वो जब भी समस्या होती है, हमारा जो देश का नागरिक है वो खड़ा हो जाता है। और आप जैसे लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बातें सुनने का और मन कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन आज आप यहाँ आए हैं इस खेल को खेलने के लिए और हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको इसके कुछ नियम हम समझा दें। और हम चाहते हैं कि आप यहाँ से अपने जो ब्यूरो ट्रस्ट है उसके लिए ढेर सारी आमदनी आप यहाँ से ले करके जाएं। तो जल्दी से आपको इस खेल के नियम समझा दूं। आपके स्क्रीन के ऊपर 15 प्रश्न आएंगे एक एक करके। 1000 रुपये से शुरुआत होगी, फिर 2000 और बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे 15वें प्रश्न तक। 15वें प्रश्न का मूल है 1 करोड़ रुपए। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2 पड़ाव पड़ते हैं। पहला पड़ाव है 5वें प्रश्न पर, जो कि 10,000 रुपये का है। दूसरा पड़ाव है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपये। 10वें प्रश्न के बाद एक हमारा जैकपॉट प्रश्न है, जो कि सप्तकोटि द्वार हम उसको कहते हैं। वो है 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का। एक यहाँ पर चल पड़ी जी हैं ये सुनिए इनको। पहले 5 प्रश्नों तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। 5 से 10वें प्रश्न पर आपको मिलेंगे 60 सेकंड और 10वें प्रश्न के बाद ये शांत हो जाएंगे,
उसके बाद आपके पास समय। यदि आप किसी प्रश्न पे अटक जाएं, उसका सही उत्तर ना दे पाएं, तो हमने आपके लिए 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। पहली लाइफलाइन है वीडियो अ फ्रेंड, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन। अगर आपको प्रश्न पसंद ना आए तो आप कह सकते हैं साहब इस प्रश्न को हटा दीजिए, एक नया प्रश्न दीजिए। और अंत में है आस्क द एक्सपर्ट। तो हम आपको बता दें कि हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शोभना राधाकृष्णा जी। डॉक्टर शोभना जी, प्रणाम करता हूं आपको। और हमारे सामने 2 महान पुरुष बैठे हैं जो कि एक संस्था चला रहे हैं, आजीविका, माइग्रेंट वर्कर्स की सहायता करते हैं, और हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद इनके साथ बना रहे। राजीव खंडेलवाल जी और कृष्णावतार शर्मा जी, आपके काम की, आपकी संवेदनशीलता की, और आपने जिस प्रकार उसमें बहुत ज़्यादा व्यापक जानकारी प्राप्त करके आप जिस प्रकार काम कर रहे हैं, मैं उसकी बहुत बहुत सराहना करूंगी। और गांधी जयंती में आप दोनों का जो यहाँ पे आगमन हुआ और जिस प्रकार आपने बताया, मैं अभिभूत हूँ। और गांधी जी का आप सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे, ऐसा मैं चाहती हूँ, ताकि आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाएं। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने। धन्यवाद आपका शोभना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गेम की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जब तक हूटर नहीं बजता, एक हूटर बजेगा यहाँ, तब तक खेलेंगे। जैसे ही हूटर बज गया, खेल की समाप्ति हो जाएगी। ऑलराइट, तो इसी के साथ चलिए शुभारंभ करते हैं। हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आज आप ढेर सारी धनराशि यहां से जीत कर जाएं और आपकी जो आजीविका ब्यूरो ट्रस्ट है उसमें इसका उपयोग कर सकें, क्योंकि जो नेक काम आप इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कर रहे हैं वो अद्भुत है। राजीव जी, कृष्ण अवतार जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में मुन्ना भाई किनकी आत्मा से अक्सर मिलते हैं? इन द फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई, whose spirit does मुन्ना भाई frequently encounter? ऑप्शन सुनिए। ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी लोकमान्य तिलक, या डी पंडित नेहरू। बी महात्मा गांधी। श्योर? ताला लगा दें? ओके, बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। फिल्म वगैरह देखते हैं, ऐसा लगता है समय मिल जाता है आपको। राजीव ज्यादा आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य 2000 रुपए। और ये रहा अगला प्रश्न। कोविड-19 महामारी के कारण भारत में हुए लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी की कौन सी श्रृंखला शुरू की गई? What special trains were started with the purpose of helping migrant workers reach their home states during the lockdown caused by the COVID-19 pandemic? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए भारत स्पेशल, बी आजाद हिंद, सी गरीब रथ, या डी श्रमिक स्पेशल। डी सर। डी श्रमिक स्पेशल। श्रमिक स्पेशल। ताला लगा दें? बिल्कुल डी कह रहे हैं सही उत्तर। इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। या बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2000 रुपए जीत गए, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आगे बढ़ते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न आ रहा है और मूल्य है इसका 3000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बुंदेली, ब्रज और अवधी इनमें से किसके प्रकार हैं? Which of these are बुंदेली, ब्रज and अवधी types of? ऑप्शन सुनिए। ए लैंग्वेजेस, बी डांसेस, सी ट्रेडिशनल फार्मिंग टूल्स, या डी क्लोथ्स। ये क्या ये भाषा है, नृत्य है, खेती के पारंपरिक उपकरण है, या वस्त्र है? ए भाषा। ए भाषा हैं। भाषा। श्योर? ताला लगाने लायक? ओके, लैंग्वेजेस ए भाषा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 3000 रुपए जीत गए आप, बहुत बहुत बधाई। बुंदेली, ब्रज और अवधी क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो कि आमतौर पर बुंदेलखंड, अवध क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र में ये बोली जाती है। ओके राजीव जी और कृष्ण अवतार जी, हम और कुछ जानना चाहेंगे। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो ज्यादा माइग्रेशन होता है
वो कहाँ होता है? तो सर मैं आपको एक मैप के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी जी कि कहाँ कहाँ से और किन राज्यों से पलायन कहाँ हो रहा है। शुरुआत करते हैं राजस्थान से, जहाँ हम लोग काम करते हैं, आजीविका ब्यूरो काम करती है। वहाँ से करीब 7-8 लाख मजदूर गुजरात में, महाराष्ट्र में आकर काम करते हैं। ये ज़्यादातर 7-8 लाख केवल दक्षिण राजस्थान से? सिर्फ दक्षिणी राजस्थान से, ओहो। 4-5 जिलों से ही। ओहो। दूसरा जो ऐतिहासिक प्रवास है, बहुत पुराना प्रवास है, जी जी वो बिहार से और उत्तर प्रदेश से है। बिहार से और उत्तर प्रदेश से जो मजदूर निकलते हैं वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वहाँ उस दिशा में जाते हैं। कई सारे समूह हैं जो कि महाराष्ट्र में आते हैं और विशेषकर बम्बई में आते हैं। जी जी आप देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा में जो कई सालों पहले जो हरित क्रांति हुई थी, जी जी वो इन्हीं मजदूरों के श्रम के बलबूते हुई। वाह। तीसरा जो बड़ा समूह है वो उड़ीसा से है। अच्छा। उड़ीसा के ही 2 जिलों से आप ताजुब करेंगे, गंजाम और गजपट्टी से ही करीब 8-9 लाख मजदूर सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में पावरलूम में आकर काम करते हैं। रियली? चौथा जी जो बड़ा प्रवास है वो आप वेस्ट बंगाल से देखेंगे, पश्चिमी बंगाल से केरल की ओर। जी 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 और केरल में आज करीब 40 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं। 40 लाख? 40 लाख। वाह, ये तो हमको बिल्कुल जानकारी नहीं थी। और वहाँ आप देखेंगे कि होटलों में बंगाली खाना आपको मिलेगा। वहाँ की फिल्मों में आपको अब कभी कभी बंगाली चरित्र भी आपको नजर आ जाएगा। जी 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 तो ये बड़े बड़े कॉरिडोर्स हैं जहाँ लाखों की संख्या में लोग एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्यों में आ रहे हैं। जी हाँ। दरअसल ये संख्या छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। ये क्या काम कर रहे हैं और कितने हैं, कुछ उसका अनुमान लेते हैं। सबसे बड़ा जो सेक्टर है, सबसे बड़ा जो काम का जो क्षेत्र है हमारे देश में, वो है निर्माण का, कंस्ट्रक्शन। लगभग 4 करोड़ लोग होंगे जो कि यह काम करते हैं इस 14 में से। रहते वहीं हैं, उन्हीं साइट्स पर आपको रहते हुए पाए जाएंगे, या शहरों में जो अलग अलग नाके भरते हैं वहाँ से इनको लेकर काम पर नियुक्त किया जाता है। 3 से 3.25 करोड़ का समूह होगा जो फैक्ट्रियों में काम करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस समय इंगेज्ड है। अगर टेक्सटाइल का उदाहरण ले लें तो केवल टेक्सटाइल में ही लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग होंगे जो टेक्सटाइल के अलग अलग किस्म के टेक्सटाइल किस्म के काम में वो जुटे होंगे। गारमेंट्स में, एपरल्स में, रिपेयर में, प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में इतना बड़ा समूह होगा जो कि काम करता है। घरेलू कामगार, उनकी संख्या 2 करोड़ से कम नहीं होगी हमारे देश में। इनमें अधिकांश महिलाएं हैं जिनकी परिस्थितियां और श्रमिकों की तुलना में ज़्यादा विकट, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण पाई जाती हैं। एक ऐसा सेक्टर है जो शायद अन्य देशों में कम ही होता होगा, जैसे ईंट निर्माण करने वाले मजदूर, ब्रिक किल वर्कर्स। सबसे ज़्यादा हजार्डस ये सेक्टर है। कम से कम 50-60 लाख लोग हैं जो ये काम करते हैं। कई आंकड़े हैं ऐसे जो कि दरअसल हमारे पास हैं भी नहीं। खेतिहर मजदूर, ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले लोग, हमाल, ये तमाम अगर आप संख्या लगाएंगे करोड़ों में होगी, जिसका कोई सही अनुमान भी अब तक हमारे पास नहीं है। इतनी सारी जानकारी हमें पहली दफ़े सुनने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और आपकी संस्था का। देवियों सज्जनों, पिछले 15 वर्षों से 5 लाख से भी ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स और उनके परिवार के कल्याण में समर्पित राजीव खंडेलवाल जी और कृष्ण अवतार शर्मा जी ये आज हमारे साथ कर्मवीर कार्यक्रम में हैं। देवियों सज्जनों, हमारी टीम की मुलाकात ऐसी ही एक माइग्रेंट वर्कर आशा बहन से हुई। आशा बहन को अपनी और अपने 1 महीने के बच्चे की जरूरतों की पूर्ति के लिए महज 5,000 रुपए उधार लेना पड़ा और उसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें अपना गांव छोड़कर अहमदाबाद आना पड़ा और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की नौकरी करनी पड़ी। आशा बहन की साइट पर हमने एक स्टडी की। वहाँ पर ये अनुमान लगा कि एक दिन में आशा बहन जैसे जो महिला श्रमिक हैं,
ये 3 से 4 हज़ार किलोग्राम के ईंटों का बोझ उठाती हैं और वो नीचे से लेकर ऊपर तक जा रही हैं, कठिन रास्तों से ऊपर से नीचे वापस आ रही हैं। एक जो बहुत ही कोर समस्या, मूल समस्या हमारे श्रमिकों के सामने है, प्रवासी श्रमिकों के सामने, वो है उनके वेतन से जुड़ी हुई। पिछले साल ही एक सरकारी कमीशन ने सिफारिश दी कि कम से कम 378 रुपये न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए और फिर जो राज्य हैं वो इससे ऊपर निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो फ्लोर है ये 178 पर है मात्र। मतलब 178 भी अगर कोई राज्य देगा तब भी वो कानून के दायरे के अंदर है। आशा बहन जैसे श्रमिक जो मान लें ये 400 रुपये कमाएं, इनको 18 दिन काम मिला, मतलब इन्हें 7,200 रुपये महीने के इन्होंने कमाए। तमाम श्रमिक जो आए हैं शहरों में उनके ऊपर कर्जे का बोझ है। कम से कम एक कर्जा हमारे क्षेत्रों में जब हम देखते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये साल का होता है। उसी राशि में से इनको इस कर्जे का भुगतान भी करना है। અમે તો 10 વર્ષથી વિચારી રહ્યા છે પણ અમને નથી મંડાતું। અમે છોકરાઓને ભણાવવા અને નોકરી લગાડવા માટે એવું ઈચ્છે છે કે અમાર જેવું કામ ના કરવું પડે। और कौन कौन सी समस्याएं होती हैं माइग्रेट वर्कर्स की? हमारे अपने अनुभव में हम ये देखते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए किस तरह का काम आरक्षित है और वो है डर्टी और डेंजरस। ये ऐसा काम है जिसे स्थानीय मजदूर नहीं करेंगे। प्रवासी मजदूर करने को बाध्य हैं क्योंकि वो आए ही कमाने हैं, उनके पास कोई और विकल्प है नहीं। मैं चाहूँगा कि एक थोड़ा दृश्य देखें। हम पिंडवाड़ा नामक जो सिरोही जिले का क्षेत्र है और उसकी कुछ मैं फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह का डर्टी और डेंजरस काम लोग करते हैं। ये पिंडवाड़ा जो क्षेत्र है ये एक तमाम एक बड़ा क्लस्टर है जहाँ पर पत्थर गड़ाई, पत्थर कटाई से तरह तरह के आर्टिकल्स का निर्माण किया जा रहा है। इस देश के सबसे भव्य मंदिर, उनकी मूर्तियाँ, उनके स्तंभ यहाँ बन रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर आदिवासी श्रमिक काम करते हैं। जो कटिंग का जो काम होता है उससे बेपनाह धूल उड़ती है जी, और ये धूल, इसमें सिलिका का कंटेंट है। ये सिलिका नामक एक बहुत ही घातक किस्म का कण है जो मजदूरों के फेफड़ों में जमा होता है। ये शायद ये काम पारंपरिक रूप से कभी छेनी हथौड़ी से होता होगा, लेकिन अब डिमांड ज़्यादा है, काम ज़्यादा करना है, इसलिए मशीनों का उपयोग भी करना ज़रूरी है, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं है। इसके इनहेलेशन से हर वो मजदूर जो इस सेक्टर में आता है 5 साल के अंदर इस स्थिति में पहुंचता है। उसको सिलिकोसिस नाम की एक घातक बीमारी होती है जो दरअसल एक टर्मिनल कंडीशन है, उसका कोई इलाज नहीं है। 5 साल में लगभग हर श्रमिक सिलिकोसिस का शिकार बनेगा और अगले 10 साल में वो इस स्थिति में पहुंचकर मृत्यु को प्राप्त होगा। सैकड़ों की संख्या में युवा लोग हैं जो 35 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में 15-16 साल काम करने के बाद वो खत्म हो रहे हैं। इसको ठीक करना कोई बहुत महंगा है क्या? जी नहीं। एक मशीन पर मुश्किल से 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा होगा जो धूल उड़ने के स्तर को कम कर दे, लेकिन वो हम नहीं लागू करते। वो क्या एडवाइस देते हैं? मजदूर मास्क पहनो। दरअसल मास्क उसका इलाज नहीं है, मशीनों को ठीक करें ताकि धूल कम उड़े। विश्वास कीजिए ये अधिकांश जो मृत्यु है ये अवॉइडेबल है, इनको होने की ज़रूरत नहीं है। सुरक्षा साधनों से, कुछ सावधानी से इनको रोका जा सकता है। निश्चित रूप से पता नहीं हमारे दर्शक इसे सुन के क्या करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सर ये बहुत परेशान करने वाली बातें हैं और घर जा कर के मुझे लगता है कि नींद नहीं आने वाली है इसको देख करके। बहुत व्यथा होती है हमारे सबके अंदर। बहरहाल इस गेम को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपसे और बहुत सी बातें अभी आगे करते रहेंगे, लेकिन पहले इस खेल की ओर थोड़ा सा ध्यान अपना दीजिए।
अब इस खेल में आपके सामने आएगा चौथा प्रश्न। इसका मूल्य है 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न राजीव जी, कृष्ण अवतार जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेनिस में इनमें से क्या एक सतह नहीं है जिसका इस्तेमाल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस खेलने के लिए किया जाता है? इन टेनिस, which of these is not a surface that is used to play Grand Slam on? A. Grass, B. Clay, C. Wood या D. Hard? कौन सा सरफेस? स्पोर्ट्स वगैरह खेलते होंगे आप? सी वुड। वुड? जी ऑलराइट। लकड़ी आप कह रहे हैं या मिट्टी, लकड़ी, हार्ड, कठोर या घास? आपने कहा सी वुड। ताला लगा दिया जाए? ओके, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5,000 जीत गए आप। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। इसको पार कर जाइए तो 10,000 निश्चित रूप से आप यहां से ले जाएंगे। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देवता को आमतौर पर इस पक्षी के पंख को अपने सिर पर धारण किए हुए दिखाया जाता है? आपको हम एक इमेज दिखाएंगे। Which god is usually depicted with a feather from this bird on his head? Can we see the image, please? ठीक है? ये तो बता दो। और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए. लॉर्ड कृष्ण, बी. लॉर्ड गणेश, सी. लॉर्ड कार्तिकेय या डी. लॉर्ड शिव? भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय या डी. भगवान शिव? ए. कृष्ण। चोर लगा दे ताला। कृष्ण अवतार हैं, इतना तो जानेंगे। कृष्ण अवतार है तो इनका तो उत्तर मालूम ही होगा इनको। ए पे ताला लगाया जाए कबीर जी। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई, आपको पहला पड़ाव पार कर लिया है, 10,000 रुपए पार। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न और यहां से आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड मिलेंगे। यह है 20,000 रुपए का प्रश्न। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रत्येक वर्ष 12 मई को किनकी जयंती यानी जन्म दिवस पर अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? Every year, International Nurses Day is celebrated on the 12th of May, the birth anniversary of which of these personalities? A. Maria Montessori, B. Elizabeth Blackwell, C. Clara Barton या D. Florence Nightingale? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने प्रथम विश्व वो कर देते हैं। डी. फ्लोरेंस नाइटिंगेल। श्योर? जी। लगा दे ताला। डी पे ताला लगाइए कबीर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वाह, 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 20,000 रुपए आ गए आपके जेब में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है, एक ब्रिटिश नर्स और समाज सुधारक थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्रिमियन युद्ध के दौरान तुर्की में ब्रिटिश और सहयोगी सैनिकों की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी उन्हें, और 1974 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुरुआत का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों के अतुलनीय योगदान और उनके समर्पण को सम्मान देना और याद करना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गीत के गायक को पहचाने। पता नहीं गाना वगैरह सुनने का आपके पास समय निकलता है कि नहीं। आपको हम एक आवाज सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे और आपको बताना है कि इसके गायक कौन है। सुनाया जाए ऑडियो कबीर जी। ये ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या? बस इतना ही? इतना खूबसूरत गाना। हमें लगता है राजीव जी आपको संगीत वगैरह में बहुत शौक है। चलिए ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ये रहे ऑप्शंस। ए. मोहम्मद रफी, बी. किशोर कुमार, सी. मुकेश या डी. मन्ना डे? बेशक सी. मुकेश। इतने शोर हैं तो ताला लगा दिया जाए जी। सी पे ताला लगाइए कबीर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह, क्या बात है, 40,000 जीत गया।
ये गायक थे मुकेश जी, इसकी लिरिक्स लिखी थी शैलेंद्र जी ने, संगीत दिया था सलील चौधरी जी ने। फिल्म का नाम जागते रहो, राज कपूर जी की फिल्म थी ये। इस फिल्म में राज कपूर एक गरीब किसान का किरदार निभाते हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए शहर आते हैं। ओके, ऑलराइट। राजीव जी और कृष्ण अवतार जी, हम और कुछ जानना चाहेंगे आपकी ये संस्था के बारे में। ये तो अभी थोड़ी सी प्रचलित हो गई बात, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स का जो सिलसिला था ये हाल ही में बहुत ही उजागर हुआ, और बहुत सभी काम आप करते होंगे आजीविका के छत्र छाया में, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। हमारा मूल उद्देश्य है कि प्रवासी श्रमिकों को हमारी आर्थिक व्यवस्था में और हमारी शहरी व्यवस्था में एक सम्मान मिले और उनको एक बराबरी का दर्जा मिले। 3 राज्यों में हम लोग काम करते हैं। करीब 14 श्रमिक केंद्र हम चलाते हैं, जो कि इन मज़दूरों के से जुड़ने का हमारा अपना माध्यम है। करीब 125 लोगों की हमारी अपनी टीम है जो कि इन केंद्रों पे और इन जगहों पे काम करती है। हमारे अपने कार्यक्रमों में सबसे जो बड़ा कार्यक्रम है वो कानूनी संरक्षण का और कानूनी सहायता का काम है, क्योंकि आपने सुना कि ये पूरा जो मजदूर वर्ग है वो एक तरह से अनौपचारिक का मतलब इनका और जहाँ काम करने आते हैं नियोक्ताओं का किसी तरह का कोई लिखित अनुबंध नहीं होता जी। और ऐसी स्थिति में जहाँ आपका काम करने की जगह पे किसी भी तरह का कोई लिखित अनुबंध नहीं है, वहाँ स्वाभाविक तौर से आपके साथ विवाद खड़े होते ही हैं। नाइट भी शिफ्ट लगाई थी, बट डे में भी करना पड़ा, शाम को मशीन में आता गया। कंपनी वालों से कोई सहायता नहीं मिली, तो उन्होंने तो फर्स्ट हाथ ऊपर कर दिए थे। मालिक ने बोला ऐसे तमाम एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी जैसे एक आदत है, अब इससे मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, तो कंपनी में कौन रखेगा? काम तो कर लेंगे वो लोग। राजकोट गए थे, उधर काम के लिए गए थे, वो ऐसे भी नहीं देता था, घर पे नहीं भेजता था। उसको बोला था, बहन की शादी थी, मेरे को बोला था मेरे को घर जाने का, तो भी नहीं भेजा मेरे। जैसे नीचे होटल है, ऊपर रूम है, बाहर निकलने नहीं देते थे। उधर से काम किया, वापस ऊपर जाओ। 17-18 घंटे काम करवाते थे। एक टाइम का ही पैसा देते थे। शेड अच्छा नहीं था, वो मारपीट करते थे। फिर उधर से मैं रात को भाग के आया, फिर आया उधर है ऑफिस में आके फिर केस किया मैंने आजीविका। उसने मेरे सहायता दी, बराबर लड़ाई साथ में किया। पैसे अभी आगे है, केस अभी चालू है। यहाँ पे रेगुलर काम करूंगा, लेकिन बाहर तो नहीं जाऊंगा। ये कह रहे थे कि नीचे होटल है, ऊपर कमरा है, और फिर उनको बंद कर देते हैं, क्यों? भागे नहीं, जाए नहीं। ये 3 युवा हैं, 3 लड़के हैं, बच्चे ही मानिए, जो बहला फुसलाकर इन्हें काम पर ले जाया गया और सैकड़ों मील दूर एक होटल में इनको लगभग बंधुआ स्थितियों में रख दिया गया। वहाँ पे इनमें से जो बड़ा लड़का है वो वहाँ से किसी तरह छूट कर निकला और उसने लेबर लाइन पर संपर्क किया जो हम चलाते हैं। जी। और वहाँ से मदद की गुहार की। क्योंकि हमारे नेटवर्क्स हैं, हम तुरंत वहाँ पर पहुँचे और बंधुआ मुक्ति मोर्चा के साथ, हमारे अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमने मिलकर वहाँ पर प्रशासन की मदद से वहाँ बच्चों को रेस्क्यू किया। इस तरह के अनेक प्रकरण बार बार खड़े होते हैं। हमने पिछले 9 सालों में लगभग 10,000 इस तरह के प्रकरण निपटाए हैं और 28 करोड़ रुपया मजदूरों का वापस दिलवाया है। वाह। ये पैसा ऐसा होता है जो कि खो गया होता है, खत्म हो गया होता है, क्योंकि ये मजदूर कभी पुलिस या किसी कोर्ट तक उसके जरिए उसको कभी वापस नहीं मिलता, कभी नहीं पहुंचते। इस तरह के केस जहां पर शोषण, अत्याचार खुलेआम किया जा रहा है, हम हमारे लेबर लाइन का जो एक नारा है वो है, डरो मत, फोन करो, हम पहुंचेंगे, हम मदद करेंगे। और आज केवल हम ही नहीं, मजदूरों में से ही खड़े कई ऐसे साथी हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ये काम करने को खुद तैयार हैं। ये काम केवल कुछ संस्थाएं करें
मजदूरों के लिए उनकी आवाज़ बने, ये उससे नहीं होगा। ये होगा अगर मजदूर वर्ग खुद साथ आता है। आज हमारे पास लगभग 6 यूनियंस हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, होटल वर्कर्स की, फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में हमने बनाई हैं, और वो धीरे धीरे अपनी आवाज़ मुखर कर रही हैं प्रशासन के सामने, अपने नियोक्ताओं के सामने, अपने आपस में एक सॉलिडारिटी ग्रुप के रूप में काम करके, ताकि अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। तो जो लोग इनको नौकरी देते हैं और जो लोग काम करते हैं, इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो बहुत बड़ा है, और इसको जोड़ना का काम जो आपकी संस्था कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है। ओके, ऑलराइट, चलिए राजीव जी, कृष्ण अवतार जी, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। इसका मूल्य 80,000 रुपये, और उसका सही उत्तर देने के लिए आपको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। On which lake is the Udaipur Solar Observatory situated? उदयपुर सौर वेधशाला किस झील में स्थित है? ऑप्शंस देता हूं। ए, लेक पिचोला, बी, फतेह सागर लेक, सी, राजसमंद लेक, या डी, स्वरूप सागर लेक। स्वरूप सागर झील, समंद झील। हाँ जी, नहीं बोलिए बिल्कुल। नहीं, मैं कह रहा था कि अगर हमने इस सवाल का जवाब गलत दिया तो हमें वापस उदयपुर में तो प्रवेश मिलेगा नहीं। बोलिए, किसे ताला लगाया जाए? बी, फतेह सागर। डी, बी, फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक कह रहे हैं, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और आप सही सलामत अब उदयपुर जा सकते हैं। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 80,000 रुपए जीत गए। मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, इसका तो मतलब उदयपुर सौर वेधशाला फतेह सागर झील के एक छोटे टापू में स्थित है। फतेह सागर एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। इसका नाम महाराणा फतेह सिंह के नाम पर पड़ा है। ओके, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है 9वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए राजीव जी, कृष्ण अवतार जी। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में जिस क्रिकेटर की आवाज सुनाई दे रही है वो इनमें से किस आईपीएल टीम के कप्तान रहे हैं? आपको हम एक आवाज सुनाएंगे। The cricketer heard in this audio clip has been the captain of which of these IPL teams? देखिए, अब शायद दबाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे यही कहा जाता है कि यार एक फंडा मेरे पे सुना दो, एक फंडा इसके लिए सुना दो। तो मैं मतलब 100 टेस्ट मैच क्रिकेट खेला हूँ। मैं राजू भाई जैसा काम नहीं करता, बट फिर भी जब सोता हूँ तो एक ही चीज़ आती है, अगर कुछ याद आया मुझे, कुछ ऐसा लगा कि भाई मुझे कुछ याद आ रहा है, तो मैं फटाफट उठ के उसको लिख लेता हूँ। फिर से सुनना चाहेंगे कि इतना काफी है? चलिए, आपके सामने विकल्प रखता हूं, और अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो आपकी चारों लाइफलाइन जीवित हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये रहे आपके सामने आपके ऑप्शंस। ए, दिल्ली डेयरडेविल्स, बी, कोलकाता नाइट राइडर्स, सी, चेन्नई सुपर किंग्स, या डी, मुंबई इंडियंस। इस प्रश्न को फ्लिप कर लें। हाँ, मुझे भी ध्यान, मुझे क्योंकि मुझे जो बाकी लोगों का मुझे नहीं लगता वो इसके बाद। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से क्रिकेटर हैं और कौन सी आईपीएल टीम के कप्तान रहे हैं। मुझे आवाज से 35 सेकंड रह गए। अगर कष्ट हो रहा हो तो लाइफलाइन इस्तेमाल की जा सकती है। फ्लिप कर सकते हैं। अच्छा, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं राजीव जी और कृष्ण अवतार जी। फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित किया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा, एक और नया प्रश्न आएगा। लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक पर आप गेस कीजिए। दिल्ली डेयरडेविल्स। दिल्ली डेयरडेविल्स, ऑलराइट, ताला लगाया जाए। दिल्ली डेयरडेविल्स। अरे भाई साहब, ये सही उत्तर होता। ये धुआंधार बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की आवाज थी। ने 2008 से 2012 के बीच आईपीएल में 50 से अधिक मैचों में दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी की, और 2016 से 2018 तक वे किंग्स 11 पंजाब के मेंटोर के रूप में रहे। खेल जाते तो आज आपको लाइफलाइन ना लेनी पड़ती। ऑलराइट, अब आपने ले ही लिया है तो हम आपको बता दें कि इस प्रश्न को हटा देंगे।
फ्लिप द क्वेश्चन में ये होता है कि हमारे पास बहुत से विषय हैं, 11 विषय हैं, जिनकी सूची हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ आने से पहले आपसे पूछा गया था कि अगर फ्लिप द क्वेश्चन हुआ तो किस विषय के प्रश्न आप चाहेंगे। आपने चुना था, क्या चुना था? माई सिटी माई सिटी माई स्टेट, यानी आपका शहर और आपका प्रांत। ओके कंप्यूटर महाशय, जो प्रश्न जिसका आधार है माई सिटी माई स्टेट, उस आधार पर अगले प्रश्न को पेश किया जाए। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किस ऐतिहासिक स्थल का नाम एक प्रकार के आभूषण के नाम पर पड़ा है? Which of the following Harappan sites gets its name from a kind of jewelry? ऑप्शन सुनिए। ए कालीबंगन, बी लोथल, सी धोलावीरा या डी मिथाथल या मिथाथल। नहीं, क्योंकि मतलब धोलावीरा तो है, लोथल तो गुजरात में। ए कालीबंगा, बी लोथल, सी धोलावीरा, डी मिथाथल। ए कालीबंगा। श्योर है? जी हाँ। ए कालीबंगा, ताला लगा दिया जाए। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कालीबंगा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा लिटरली मीन्स ब्लैक बैंगल्स। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कैसे आप इतना सही उत्तर देते चले जा रहे हैं और जीतते चले जा रहे हैं। अब आ गया है आपके सामने खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। ये है 3,20,000 रुपए का। इसे जीतना बहुत आवश्यक हो जाता है। मैं अपने जितने भी खिलाड़ी आते हैं सबसे यही कहता हूँ, चांस जो है मत लीजिएगा। लाइफलाइन है आपके पास, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके सामने ये रहा। महाभारत में एकलव्य ने किस जानवर का मुंह तीर से भर दिया था जिससे कि वो कोई आवाज नहीं निकाल सके? इन द महाभारत, which animal's mouth did Eklavya fill with arrows to prevent it from making any sound? ऑप्शन सुनिए। ए काऊ गाय, बी लायन सिंह, सी बेर भालू या डी कुत्ता डॉग। 3 लाइफलाइन अभी भी बची हैं आपके पास, चांस मत लीजिएगा। डी श्वान का नहीं, का नहीं मालूम है तो इसको क्या करें? 50-50 करें या एक्सपर्ट से बात करें? 50-50 करें। आपको लग रहा है श्वान कुत्ता? इसे 50-50 कर लेते हैं। शांत, चल पड़ी जी, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। राजीव जी और कृष्ण अवतार जी कह रहे हैं कि 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसे अंकित किया जाए। और अब जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे। मिटा दीजिए। 2 गलत विकल्प। एक लायन बचा है, एक डॉग। एक सही एक गलत है, जल्दी बोलिए। कुत्ता ही है। हाँ तो बोलिए। डी कुत्ता। सिंह है और कुत्ता है, बताइए क्या? कुत्ता। कुत्ता, ताला लगा दिया जाए। डी कुत्ता, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, वाह क्या बात है। 3,20,000 रुपए जीत गए आप, बहुत बहुत बधाई आपको। एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। धन्यवाद। और मुझे इस पर हस्तक्षेप करके बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जिस संस्था के लिए जा रहा है वो अद्भुत काम कर रहे हैं, देश के लिए, समाज के लिए। ये रहा चेक। बैठे रहिए सर। सोशल डिस्टेंसिंग ये हम यहीं रखेंगे। हम चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता दें। एक तो ये जो चल पड़ी जी हैं ये शांत हो जाएंगी। अब हर एक प्रश्न के लिए आपके पास समय बहुत ही सोचने का आपको समय मिलेगा, कोई पाबंदी नहीं है समय की। यहाँ हमारा जो सप्तकोटि का द्वार है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ का, वो खुल जाता है। ये जो आपका ब्यूरो ट्रस्ट है,
आज जितनी भी आप धनराशि जीतेंगे ये क्या इस ट्रस्ट में जाएगी? जी, ये क्या बिल्कुल। करेंगे इस फंड्स का? एक तो जो श्रमिक, जो विशेषकर जो प्रवासी श्रमिक जो चोटग्रस्त होते हैं कार्यस्थलों पर, अपने साइट्स पर, अपने फैक्ट्रियों में, उनके उपचार, उनके सेवा के लिए इस राशि का हम उपयोग करना चाहते हैं। ओके। दूसरा, हमारे सामने कई ऐसे केसेस हैं ऐसे श्रमिकों के जो बहुत ही गहरे कर्जे में डूबे हुए हैं और हम उनको ऋण मुक्त करना चाहते ये जो जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, क्या सोच होती है आपकी कि इसको प्राथमिकता दो, चलो पहले इसको कर देते हैं, क्योंकि बाधाएं तो बहुत है उनके जीवन में? हैं। प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा संरक्षण के लिए कई समाधान हैं जो हमारे हाथ में हैं, कई नीतियां हैं जिनको हम शीघ्र ही लागू, जिनको हमें करना चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो राज्यों की है, हमारे सरकार की है कि वो इस प्रकार के कानून बनाएं जो मजदूरों को स्थायित्व दें, जो उनके काम की कंडीशंस को सुरक्षित करें, न कि उनको अनौपचारिकता की तरफ धकेलें। तो जो हमारे कानून हैं वो ज़्यादा मजबूत बने, इन मजदूरों के प्रति ज़्यादा मजबूत बने, हमें सबसे पहले कोशिश यह करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि प्रवासी मजदूरों के लिए सही, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील किस्म की नीतियां नहीं बनती। आप अगर देखें, केरल राज्य है, न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये की घोषित कर रखी है, ठीक है, और एक नीति है राज्य में जो प्रवासी मजदूरों को लगभग बराबरी का हक देती है, स्थानीय मजदूरों के बराबर। उनके लिए आवास की व्यवस्था की बात की जाती है, उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स खोले गए हैं, उनके लिए कानूनी संरक्षण का वायदा किया गया है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में समस्याएं होंगी, लेकिन कम से कम वो जज्बा तो है। 3,20,000 रुपए आप लोगों ने जीत लिया है। अब 11वां प्रश्न पर 6,40,000 रुपए आपको मिल सकते हैं यदि आपने सही उत्तर दिया तो। तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। राजीव जी, कृष्ण अवतार जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रैल 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के द्वारा किए गए चिकित्सा सहायता की तुलना हनुमान जी द्वारा हिमालय से लाई गई औषधि से की? In the year 2020, the president of which country compared India's assistance with medical aid to Lord Hanuman, bringing holy medicine from the Himalayas? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A, ब्राजील, B, इटली, C, चाइना, D, फ्रांस। तो उसमें क्या था कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, सोच लीजिए, खेलिएगा जरूर इस प्रश्न को, क्योंकि यहां आपका अगर दुर्भाग्यवश उत्तर गलत हो गया आप कुछ खोइएगा नहीं, लेकिन खेलिए जरूर। आपके पास 2 लाइफलाइन है, अगर कष्ट हो रहा हो तो उनकी सहायता ले सकते हैं आप। मैं ये सोच रहा हूँ कि अप्रैल में इटली, फ्रांस और चाइना तीनों ही बहुत ही समस्या में थे, ये इनका ध्यान अपनी तरफ था। शायद ब्राजील उस समय इतना समस्याग्रस्त नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। मुझे मतलब सही बताऊं, मैं एलिमिनेशन से इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी जी, हमें इसका उत्तर नहीं मालूम है। नहीं, मैं तो बस जो मेरी अंदर की जो डिबेट चल रही है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि ब्राजील नहीं था उसमें। ब्राजील, हाँ? नहीं, मुझे था। नहीं, लेकिन वो हनुमान जी के बारे में क्यों जानेंगे? मतलब नहीं, वो तो कोई भी नहीं जानेगा इनमें से तो। ब्राजील लग रहा है मुझे, ब्राजील लग रहा है। हाँ, तो कर दो ब्राजील कर लें, हाँ? ले लें रिस्क। ब्राजील कर लेते हैं सर। हम अपनी लाइफलाइन सुरक्षित रखते हैं। राजीव जी कह रहे हैं कि ब्राजील होना चाहिए, क्योंकि इटली, फ्रांस और चीन जो है ये अपने आप में इतने व्यस्त थे, ये बात केवल ब्राजील के प्रेसिडेंट के मुंह से ही निकल सकती है। ताला लगाया जाए ए पर।
मान्यवर, यदि आप इटली कहते तो गलत होता, चीन कहते तो भी गलत होता, यदि आप फ्रांस कहते तो भी गलत होता। ये सही जवाब। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील के लिए मोदी जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा विद इन कोट्स, जस्ट एज लॉर्ड हनुमान ब्रॉट द होली मेडिसिन फ्रॉम द हिमालयाज टू सेव द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम्स ब्रदर लक्ष्मण and Jesus healed those who were sick and restored the sight of Bartimaeus, India and Brazil will overcome this global crisis. आगे बढ़ते हैं। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। बहुत खूब। 12वां प्रश्न आ रहा है। 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों पदों पर काम नहीं किया है? Who among the following has not served as both chief minister and the governor? A. आनंदीबेन पटेल, B. सुशील कुमार शिंदे, C. विजय बहुगुणा, D. कल्याण सिंह। ये दोनों तो आनंदीबेन तो थी, ठीक है, और कल्याण सिंह भी थे। सुशील कुमार शिंदे नहीं थे। किस कहाँ के राज्यपाल थे? विजय बहुगुणा तो शायद थे, नहीं तो सुशील कुमार शिंदे नहीं थे। मैंने कभी गवर्नर के रूप में उनका नाम नहीं सुना। लेकिन बहुत कष्ट हो रहा हो आपको तो आपके पास लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। करें कुछ इस्तेमाल कर लें। लाइफलाइन ले लेते हैं। ले लो। लाइफलाइन ले लेते हैं सर। ओके, ठीक है। आपके पास 2 बची हुई हैं। आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो फ्रेंड, कौन सी लेंगे? एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, राजीव जी और कृष्ण अवतार जी एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं। इसको अंकित किया जाए। ये कंप्यूटर जी जो हैं हमारे आज के इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से संपर्क किया है उन्होंने। और शोभना जी, मैं आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा और उसके 4 विकल्प हैं, वो बताऊंगा, आपको सही उत्तर देना है। तैयार हैं आप? ऑलराइट जी। प्रश्न सुनिए। इनमें से किसने मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों पदों पर काम नहीं किया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए. आनंदीबाई पटेल या आनंदीबेन पटेल, बी. सुशील कुमार शिंदे, सी. विजय बहुगुणा, डी. कल्याण सिंह। ए. आनंदीबेन पटेल, बी. सुशील कुमार शिंदे, सी. विजय बहुगुणा, डी. कल्याण सिंह। मुख्यमंत्री राज्यपाल दोनों पदों पर काम नहीं किया है। सी. विजय बहुगुणा है। सी. विजय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, कहीं के राज्यपाल नहीं रहे। तो मैं आंसर सी में दूंगी। कौन सा बता रहे हैं आप? सी. विजय बहुगुणा। उन्होंने कहा विजय बहुगुणा। क्या करना चाहेंगे? उनकी राय से चलते हैं। हाँ, इनकी राय से चलें। सी पे जी। ऑलराइट। विजय बहुगुणा, डॉक्टर शोभना जी ने बताया। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया उन्होंने। विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, आनंदीबेन गुजरात की मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सुशील कुमार शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल। बधाई दे दीजिए और धन्यवाद दे दीजिए डॉक्टर साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर शोभना जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राजीव जी, कृष्ण अवतार जी, आप जीत गए हैं 12,50,000 रुपए। आ रहा है 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं और अभी भी एक लाइफलाइन जो है वो बाकी है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। सितंबर 2019 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक लघु ग्रह का नाम इनमें से किस भारतीय
संगीतज्ञ के नाम पर रखा? In September 2019, the International Astronomical Union named a minor planet after which of these Indian musicians? A. Kishori Amonkar. B. Pandit Jasraj. C. Ustad Zakir Hussain. D. Shubha Mudgal. I think C. Zakir Hussain. सी हाँ, आई थिंक सी जाकिर, क्योंकि मुझे थोड़ा याद आता है। हाँ, हाँ। ये अंतर्राष्ट्रीय यही है जिनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जानेगी। मुझे सी जाकिर हुसैन साहब, मुझे थोड़ा याद आता है कि उनके नाम पर इसे इनको रखा गया है। पूछ लें, है ना? वैसे भी हम मतलब अरे सी और नहीं, मुझे वैसे उस जाकिर हुसैन लग रहे हैं। अगर आपको लगे कि पूछ लेते हैं, आई थिंक लेट्स टेक अ लाइफलाइन ले लेते हैं सर। लाइफलाइन लेंगे, ऑलराइट। बची हुई लाइफलाइन आपकी है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। अब आपने यहाँ पर 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहेंगे। वो ये थे, हरीश राव जी हैं, सुब्रमण्यम हैं, गौतमी जी हैं, चेतन कपूर और भूपेंद्र चतुर्वेदी। राजीव जी, आप प्रश्न पूछेंगे किन से? मैं हरीश से बात करना चाहूंगा। हरीश राव जी, कंप्यूटर महाशय, हरीश राव जी को फोन लगाया जाए और वीडियो कॉल करेंगे हम। क्या कर रहे हैं हरीश जी आजकल? हरीश बेंगलोर में रहते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। बैचमेट रहे हैं आपके? जी हाँ, जी हाँ। ओके। हरीश जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार अमिताभ जी। मेरे सामने राजीव खंडेलवाल और कृष्ण अवतार जी विराजमान हैं। तो एक प्रश्न पर आकर के आपसे उसका उत्तर मांग रहे हैं राजीव जी। अगली आवाज जो होगी वो राजीव जी की होगी, और जैसे ही ये प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे 45 सेकंड भी शुरू हो जाएंगे, तो 45 सेकंडों के अंदर आपको उत्तर देना होगा। यदि आपका उत्तर सही हो गया तो आप इनको 25 लाख रुपया जितवा देंगे। ओहो जी, फैंटास्टिक। रेडी? राजीव जी आपका समय शुरू होता है अब। हरीश, in September 2019, the International Astronomical Union named a minor planet after which of these Indian musicians? The options are Kishori Amonkar, Pandit Jasraj, Ustad Zakir Hussain, and Shubha Mudgal. Which of these have a minor planet named after them? The International Astronomical Union named a minor planet after one of these musicians. Kishori Amonkar, sorry. I have no clear idea, but my guess would be Ustad Zakir Hussain. शायद उनको श्योर नहीं है वो। सोच लीजिए। अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं आज। अब हम श्योर नहीं है, आई थिंक उनको ऐसी क्विट करना चाहेंगे। और कबीर महाशय, राजीव जी और कृष्ण अवतार जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम, ये क्विट करना चाहेंगे। हम आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 12,50,000 रुपए आपने अपनी संस्था के लिए जीता है, और हम जानते हैं कि इसका जो उपयोग है वो बहुत ही नेक काम के लिए होगा। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। ये जो 12,50,000 रुपए हैं, ये इसको यहाँ दबाया, आपके ट्रस्ट का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 12 लाख, एक और आएगा, 12,50,000 रुपए कंफर्म किया, और ये तुरंत चला गया आपके इस ट्रस्ट के अकाउंट में। दो चीजें पूछूंगा। एक तो आपसे कहूंगा कि इस किसी एक को गैस करें, क्योंकि अपने दर्शकों को सही उत्तर बताना है। किसी एक को गैस कीजिए। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। सी, उस्ताद जाकिर हुसैन पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही है पंडित जसराज, जिनका हाल ही में अभी दुर्भाग्यवश निधन हो गया। तो आज खेल की समाप्ति से पहले हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शोभना,
उनसे हम विदाई लेंगे। शोभना जी, एक बार फिर आपको हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और आपसे हम विदा लेते हैं। गांधी जयंती पर जो ये बहुत स्पेशल प्रोग्राम केबीसी के टीम ने किया और मुझे आमंत्रित किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। अभिनंदन आपका हम करते हैं तालियों के साथ। हमारे जितने भी दर्शक हैं जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ अगर कहना चाहें एक मैसेज के तौर पर, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी आवाज़ में उनसे कहें। मैं अब दर्शकों से कहना चाहूँगा सर, आपके घरों में बाइयाँ काम करती है, आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनकी अधिकारों के बारे में, उनकी मूलभूत ज़रूरतों के बारे में पहले वहाँ से शुरुआत करें। उनके काम को ज़्यादा स्थायी बनाने और उनको ज़्यादा एक तरह से सही वेतन और सही सुरक्षाएं देने से शुरुआत करें। आज आप लोगों से मिलकर, आपकी संस्था के बारे में जानकर मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग आज इस तरह के काम में जुटना चाहेंगे, आपकी संस्था को और योगदान देना चाहेंगे। उनकी तरफ से, हम सब की तरफ से, कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से आपको अनेक अनेक धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं हम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवियों और सज्जनों, ये जो मंच है केवल एक माध्यम है उन लोगों को आपके सामने लाने का जो आज भी गांधी जी के आदर्शों पर चलकर इस देश में असमानता को कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इनके नेक काम के लिए उन्हें लाखों माइग्रेंट वर्कर्स के साथ साथ हम भी आभार प्रकट करना चाहते हैं और सम्मान स्वरूप ये उपाधि चिन्ह हम अपने आज के कर्मवीर राजीव खंडेलवाल और कृष्ण अवतार शर्मा जी को भेंट करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच है। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। वेलकम दिस वे सर, वेलकम दिस वे। देवियों सज्जनों, आज इस मंच से मैं आजीविका की पूरी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसके अलावा हर उस संस्था, हर उस ग्रुप, हर उस महिला, पुरुष, बच्चे, सभी का अनेक अनेक आभार प्रकट करना चाहता हूं जो संकट के समय में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए सक्रिय रूप से योगदान देते हैं और आज भी दे रहे हैं। इस मंच के हर एक कर्मवीर को देखकर एक बार फिर यही कहा जा सकता है कि इस देश में शास्त्री जी और गांधी जी के आदर्श और उनकी शिक्षा कभी भी बेअसर नहीं हो सकती है, क्योंकि सत्य और सेवा कभी बेअसर नहीं होती। सोमवार को फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए हाथों को अच्छी तरह से धोते रहिए, मास्क का उपयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। धन्यवाद।